अभी हम लोग का जो टॉपिक है वो रियूनियन चल रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने रियूनियंस का इंट्रोडक्शन, रियूनियंस क्या होता है और उसमें छोटी छोटी बात जैसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, रियूनियन साइड स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये सब हम लोग ने किया था। इस वीडियो में हम लोग रियूनियंस के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन लेंगे। जैसे कि हम लोग बात किए थे कि रियूनियंस का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। तो अगर मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन है तो उसमें अगर डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं तो उसको रियूनियंस बोलेंगे। सिंपल भाषा में तो ऐसे ही रियूनियंस को बोला जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, तो क्या सारे मॉलिक्यूल में रियूनियंस कराया जा सकता है? इस छोटी सी बात को समझने के लिए एक टॉपिक है प्लेनरिटी। मॉलिक्यूल प्लेनर भी होता है और नॉन प्लेनर भी होता है। जनरली नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में रियूनियंस की प्रोबेबिलिटी नहीं रहती है और जो प्लेनर मॉलिक्यूल है उसमें रियूनियंस होता है। तो वैसा अनसैचुरेटेड स्पीसीज जो कि प्लेनर हो वहाँ पे रियूनियंस होगा। प्लेनर जो सेंटर एटम के अराउंड जितने भी सारे एटम प्रेजेंट हैं वो सेम प्लेन में हो अराउंड द सेंटर एटम। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि अनसैचुरेटेड स्पीसीज में जब कार्बन sp2 हाइब्रिडेशन शो करता है उस केस में प्लेनरिटी की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। वैसा मॉलिक्यूल प्लेनर होता है और वहाँ पे रियूनियंस की प्रोबेबिलिटी रहती है, मतलब वहाँ पे रियूनियंस हम लोग कराते हैं। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर है और नॉन प्लेनर है। प्लेनर में जनरली कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है। नॉन प्लेनर में जनरली sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और भी बहुत सारी चीज देखेंगे जैसे कि यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें दोनों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है। इसको और करके बनाएंगे तो यहाँ पे ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे दिया हुआ है। हर एक कार्बन एटम से 2 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है। यहाँ पे हमारा एक कार्बन एटम हुआ और इससे 2 हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है। अगला कार्बन जो है यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। इस कार्बन एटम के पास भी 2 हाइड्रोजन है। दोनों कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। यहाँ पे हमारा एक सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड इसके एबव एंड बिलो होता है। उस केस में क्या होता है कि ये जो हमारा सिग्मा बॉन्ड है इसका फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड रहता है, मतलब इसका पोजीशन जनरली फिक्स होता है। इस कारण से इस सिग्मा बॉन्ड से ये जो कार्बन एटम जुड़ा हुआ है इसका भी पोजीशन फिक्स होगा और इस तरह से इसके साथ जो भी लिंकेज एटम होंगे उसका भी पोजीशन जनरली फिक्स होगा। इस कार्बन के लिए भी हम लोग यही बात करेंगे। ये कार्बन भी इस सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है जिसका रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसका भी पोजीशन, ये एक तरह का सेंटर एटम है, इसका भी पोजीशन फिक्स होगा। इसलिए इससे जो भी हाइड्रोजन एटम जुड़ा हुआ है इसका भी पोजीशन फिक्स होगा। तो यहाँ पे जो भी लिंकेज एटम है वो सेंटर एटम से जुड़े हुए हैं और इसके सेम प्लेन में
मतलब इनका पोजीशन फिक्स है जनरली। और ऐसे स्पीसीज जो है, ठीक है, ये प्लेनर होता है। तो ये मॉलिक्यूल प्लेनर है और यहाँ पे रेजोनेंस है, रेजोनेंस पॉसिबल है। बट यहाँ पे हम लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे ये दोनों कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज है, जो कि प्लेनेटरी को प्रीफर करेंगे। लेकिन यहाँ पे इस दोनों कार्बन एटम के पास सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, और यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है। इस केस में सिग्मा बॉन्ड जो प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल, फ्री रोटेशन पॉसिबल होने के कारण, ठीक है, ये मॉलिक्यूल नॉट प्लेनर, नॉट प्लेनर, ये प्लेनर नहीं होगा और इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस की प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी, नो रेजोनेंस। नो रेजोनेंस का मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे मॉलिक्यूल में हम पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं कर सकते ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ये जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, जहाँ पे सिंगल बॉन्ड का अपीयरेंस रहता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है। इस कारण से यहाँ पे फ्री रोटेशन पॉसिबल है और जितने भी सारे एटम्स हैं वो सेम प्लेन में नहीं है, मतलब ये प्लैनेटरी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए पूरे मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन नहीं किया जा सकता है। तो इस केस में हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल है। इस तरह से अब कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल में एक ही पाई बॉन्ड हो, मॉलिक्यूल में बहुत सारे पाई बॉन्ड हो सकते हैं। अगर मॉलिक्यूल में बहुत सारे पाई बॉन्ड है तो उसको एलिन्स बोलते हैं। ये एलिन्स 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है कंजुगेटेड, फिर कॉमुलेटेड और फिर आइसोलेटेड। तो इसको हम लोग देखेंगे कि मोर देन 1 पाई बॉन्ड हो तो क्या होगा। इस केस में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं एलिन्स की। ये मोर देन 1 पाई बॉन्ड यहाँ पे है, 3 टाइप्स। पहला जो है वो कंजुगेटेड। कंजुगेटेड का मतलब होता है कि इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इस केस में सारे कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन sp2 है और इस तरह का जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होता है। तो यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल। इसके बाद कॉमुलेटेड। कॉमुलेटेड का मतलब होता है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है वो कॉन्टिन्यू, जैसे यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल, ऐसे करके। तो इस केस में मॉलिक्यूल प्लेनर भी होता है और नॉन प्लेनर भी होता है। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसके नंबर को काउंट करना चाहिए, इसका नंबर आइदर इवन होगा या ऑड होगा। अगर पाई बॉन्ड का नंबर, डबल बॉन्ड का नंबर इवन है, मतलब ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा, और अगर ऑड है तो ये प्लेनर होगा। ये टेक्निकल ट्रिक है समझने के लिए। तो यहाँ पे जो है वो 1 2 3 इस मॉलिक्यूल में 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड ये ऑड नंबर है, इसलिए ये मॉलिक्यूल प्लेनर है। और यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल। तीसरा जो होता है वो आइसोलेटेड होता है। आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि पाई बॉन्ड एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज नहीं है, नाइदर कंजुगेटेड नॉर कॉमुलेटेड, ऐसे करके बोल सकते हैं।
जो थर्ड है हम लोग का वो है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है नाइदर कंजुगेटेड नॉर कॉमुलेटेड। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो है वो नॉन प्लेनर होता है और इसमें रिजोनेंस कभी भी पॉसिबल नहीं है, नो रिजोनेंस। जैसे यहां पे CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। इस मॉलिक्यूल का स्टडी करेंगे तो यहां पे नई पाई बॉन्ड रेगुलर पैनल में है और नई अल्टरनेट है। तो इस केस में मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होता है और इसमें रिजोनेंस नहीं कराया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन नहीं हो सकता है। इस तरह का मॉलिक्यूल हमेशा नॉन प्लेनर होता है। जैसे कि एक पढ़ाने का तरीका होता है कॉन्टिन्यू या अल्टरनेट, लेकिन अगर कभी भी स्टडी कराया जाए और आपको उसका सीक्वेंस पता नहीं हो तो वो स्टडी जो होता है वो इफेक्टिव नहीं होता है। वही यहाँ पे आइसोलेटेड में पाई बॉन्ड तो है, पाई बॉन्ड है, लेकिन ये किस मैनर में अरेंज है, रेगुलर है मतलब कॉन्टिन्यू है या अल्टरनेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे हम पूरे मॉलिक्यूल में कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकते हैं। मॉलिक्यूल जो है वो पोलैरिटी को शो नहीं करेगा और इस तरह के केस में रिजोनेंस पॉसिबल नहीं होता है। अब हम लोग यहाँ पे रिजोनेंस में ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड में भी हम लोग रिजोनेंस करते हैं या और भी अदर कंपाउंड्स हैं जिसमें कि हम लोग रिजोनेंस करते हैं। तो एरोमेटिक जो बेंजीन से रिलेटेड रिजोनेंस होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बेंजीन काफ़ी स्टेबल मॉलिक्यूल है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कॉन्टिन्यूसली होता है। तो हम लोग देखेंगे कि बेंजीन के साथ अगर कोई भी ग्रुप बॉन्डेड होगा तो उस केस में रिजोनेंस कैसे कराया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ एरो। डायरेक्शन ऑफ एरो का ये सेंस है कि जब हम रिजोनेंस स्टार्ट करेंगे तो उसमें कौन सी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे और वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, ये सीखने के लिए हम लोग डायरेक्शन ऑफ एरो सीखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं डायरेक्शन ऑफ एरो। इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे किसी भी रास्ते पे हमको चलना है, कहीं भी हम मूवमेंट करते हैं तो मेरा जितना भी स्टेप है हर एक कदम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार हम लेफ्ट साइड में मूव करें और एक बार राइट साइड में मूव करें तो दिन भर हम लोग वहीं खड़े रह जाएंगे। इस तरह से रिजोनेंस में भी होता है। रिजोनेंस में हमको ये डिसाइड करना रहता है कि रिजोनेंस हम किस डायरेक्शन में करेंगे। अगर मॉलिक्यूल ओपन चेन में है तो पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अगर मॉलिक्यूल साइक्लिक है जैसे कि हमारा बेंजीन है तो उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो क्लॉकवाइज हम करें या एंटी क्लॉकवाइज करें रिजल्ट सेम ही होता है, लेकिन रिजोनेंस करने से पहले एक बार डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में करने वाले हैं। अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट क्लॉकवाइज में करने वाले हैं तो जितना भी एरो यूज़ करेंगे हम कर्व एरो उस सब का डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही होगा। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज में एक बार मूव करते हैं
तो सारे कर्व एरो एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा। ये छोटी सी बात हम लोग को ध्यान रखना है। रेजोनेंस करते समय एक कर्व एरो का यूज करते हैं, और जितना भी स्ट्रक्चर बनता है उसमें डबल हेडेड ये बाइडायरेक्शनल एरो होता है। इसका यूज करते हैं। इसी एरो की बात हम लोग कर रहे थे। अगर एक बार एरो का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो सारा एरो लेफ्ट टू राइट बनेगा। अगर एक बार एरो को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं तो सारे एरो जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो डिपेंड करता है कि पहला स्टेप मेरा क्या है। तो हम लोग का पहला पॉइंट ये हुआ, ऑल एरोस always follow same direction during resonance। जैसे ये हमारा मल्टीपल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर ये मल्टीपल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल, ऐसे करके एक बार अगर मेरा एरो ऐसे जा रहा है तो दूसरी बार भी इसी तरह से सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। ये करेक्ट है। और अगर हम गलती से एक बार हम इस डायरेक्शन में पाइलोट्रॉन को शिफ्ट किए और दूसरी बार अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिए, तो इस तरह का जो कंसेप्ट है वो रॉन्ग होगा। इस तरह से हम एरो का, कर्व एरो का यूज नहीं कर सकते रेजोनेंस में। तो जितने भी सारे एरो हैं वो सिंगल डायरेक्शन में मूव करेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर इसको ओपन चेन मान लिया जाए तो यहाँ पे अगर ये लेफ्ट है और ये राइट है तो मेरा सारा एरो जो है वो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है। रेजोनेंस में ये सबसे पहले ये छोटी सी बात है जिसको हम लोग रेजोनेंस करते समय ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, when any species having no multiple bond or act as electron donor to push electron towards एरोमेटिक स्पीसीज जैसे कि बेंजीन है। देखिए बेंजीन के साथ, ये बेंजीन एक तरह का हम लोग का एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर बेंजीन के साथ कोई भी ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाए जिसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड नहीं हो, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, OH, OCH3, NH2, O-, OR, नेगेटिव स्पीसीज, ऐसे सारे स्पीसीज अगर जुड़े हों बेंजीन से, मतलब एरोमेटिक कंपाउंड से, तो ये लोग के पास पाई बॉन्ड नहीं होता है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता है। बेसिकली कोई स्पीसीज अगर मल्टीपल बॉन्ड कंटेन नहीं करते हैं, मतलब उसके पास मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता है, तो ऐसे स्पीसीज जो है जनरली बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो ये लोग यहाँ पे
इस डायरेक्शन में बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। इस तरह से बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है, और बेंजीन के अंदर जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन है, जितने भी पाई बॉन्ड है, उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम किसी भी ग्रुप को लगा लें, यहाँ पे ये क्लोरीन को ऐड करते हैं, क्लोरीन के पास 3 लोअर पे इलेक्ट्रॉन रहता है और क्लोरीन सिंगल एटम है, इसके अंदर कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। अगर ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग के टुवर्ड्स पुश करता है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इस कार्बन एटम की पेंटावैलेंसी हो जाएगी, क्योंकि 2 बॉन्ड अगर यहाँ हुआ तो 2 बॉन्ड इधर है 4 और एक यहाँ पे 5वां बॉन्ड है, इसलिए ये पाई बॉन्ड आगे की तरफ डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। उस केस में हमारे पास एक जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने से ये डबल बॉन्ड, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है इसलिए क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज, ये पाई इलेक्ट्रॉन जब इस डायरेक्शन में मूव किया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुआ, नेगेटिव चार्ज, और इसके दोनों पाई बॉन्ड उसी तरह से बना दिए जाएंगे। अब इस कार्बन एटम के पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये नेक्स्ट बॉन्ड पे शिफ्ट करेगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ध्यान यही रखना है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड अल्टरनेट है तो पाई बॉन्ड का जो सीक्वेंस है वो हमेशा अल्टरनेट ही होगा, इसलिए जैसे ये नेगेटिव चार्ज मूव करेगा टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, तो उस तरह से उस केस में ये जो पाई बॉन्ड है ये अगले एटम पे शिफ्ट कर जाएगा, अगले कार्बन एटम पे। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में ये पाई बॉन्ड हटा दिया जाएगा और इस कार्बन एटम पे हम नेगेटिव चार्ज लगा देंगे। जो काम हम लोग यहाँ पे किए थे, नेगेटिव चार्ज को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किए टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड को कार्बन एटम को शिफ्ट करते, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और ये पाई बॉन्ड इस कार्बन एटम पे शिफ्ट हो जाएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इस बॉन्ड पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। फिर अगर वह यहाँ पे 2 बॉन्ड हो जाए तो 2 बॉन्ड यहाँ पे है, 4 बॉन्ड हो गया, और एक बॉन्ड ये है 5 बॉन्ड। 5 बॉन्ड कार्बन पेंटावैलेंसी नहीं शो करता है, इसलिए क्लोरीन जो अपना इलेक्ट्रॉन पुश किया था वो फिर से हम इस डायरेक्शन में इसको मूव कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास तो इसमें छोटी छोटी बातों को ध्यान में देंगे। यहाँ पे क्या हुआ, अभी हम रिजोनेंस करा रहे थे, ये स्पीसीज इसके पास मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, ये एज ए डोनर काम कर रहा है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इस कारण से बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हुआ और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो गया, मीन्स बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होने लगा। यहाँ से चारों तरफ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन दिखाया गया है। यहाँ पे पैरेलल स्ट्रक्चर और लास्ट स्ट्रक्चर को जब हम देखेंगे तो इसमें जितने भी पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया है, इस पाई बॉन्ड का पोजीशन यहाँ पे चेंज कर गया है और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे मूव कर गया है। इस तरह से बेंजीन के अंदर जितने भी पाई बॉन्ड थे सबका पोजीशन चेंज हो गया, सारे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो गए, रिजोनेंस कंप्लीट हुआ। यहाँ पे हमको पहला, दूसरा, ये थर्ड है, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये जितने भी स्ट्रक्चर मिले हैं ये सारा स्ट्रक्चर जो है वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या हम इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलेंगे।
उसका जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है या फिर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि बेंजीन रिंग, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन पूरे मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज्ड होगा। साथ में यहाँ पे क्लोरीन जो कि इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा था, तो क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन पुश करते रहता है, इसलिए यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। इसके इसमें जितने भी सारे बॉन्ड है ऐसे देखने में डबल सिंगल इस तरह से बॉन्ड है, लेकिन जब रियल स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग RHS, तो उसके इसमें ड्यू टू रेजोनेंस जितने भी सारे बॉन्ड है वो सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट। इस तरह से हम लोग रेजोनेंस करते हुए और जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनर है वो सब में हम लोग इसी तरह से रेजोनेंस करें। यहाँ पे ब्रोमीन ऐड कर दिया जाए, आयोडीन ऐड कर दिया जाए, फ्लोरीन ऐड कर दिया जाए, OH, तो ये सारे केसेस में सेम टाइप ऑफ रेजोनेंस होगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी स्पीशीज के पास मल्टीपल बॉन्ड नहीं। अगर यहाँ पे बेंजीन से कोई ऐसा ग्रुप ऐड होता है जिसके पास की मल्टीपल बॉन्ड हो, जैसे कि CHO, COOH, COOR, CONS2, CN, NO2, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज एटसेट्रा, तो ऐसे स्पीसीज इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर होते हैं और ये लोग बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है। जब बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा ये लोग, तो यहाँ पे बेंजीन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगा और फिर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ भी, जैसे CHO ऐड किया गया। अब CHO इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे बेंजीन को X ले लिया गया। CHO जो एल्डिहाइड है इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब कार्बन के पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इसलिए कार्बन जो है वो X मीन्स ये जो बेंजीन है इससे इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करेगा, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है। इस तरह से सारे स्पीसीज के पास मल्टीपल बॉन्ड है और ये लोग इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है। तो यहाँ से जब CHO ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, उस केस में यहाँ पे पाई बॉन्ड आगे की तरफ मूव कर गया है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड CHO, इधर पाई इलेक्ट्रॉन के डिस्प्लेसमेंट के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज और ये दोनों पाई बॉन्ड को उस तरह से यूज कर ले। यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर गया, फिर यहाँ पे डिफिशियंसी हुआ, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सेम कंसेप्ट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट करेगा, दैट मीन्स पाई बॉन्ड यहाँ पे मूव कर जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन मूव करेगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे रेजोनेंस कंप्लीट हुआ। ये सारे जितने भी स्ट्रक्चर हैं इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो कि लेस स्टेबल होते हैं। और इसका जो रियल स्ट्रक्चर है, इस तरह से पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पूरे मॉलिक्यूल में होगा और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ये ग्रुप के साथ डेवलप हुआ ड्यू टू रेजोनेंस। इस स्ट्रक्चर को RHS बोलते हैं, जो कि हाईली स्टेबल होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो पॉइंट डिस्कस कर रहे थे डायरेक्शन ऑफ एरो में, वो ये है कि अगर कोई भी स्पीसीज जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड हो, अगर वैसा स्पीसीज बेंजीन रिंग एरोमेटिक कंपाउंड से बॉन्डेड होता है, तो ऐसा स्पीसीज हमेशा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करता है और इस तरह से डायरेक्शन ऑफ एरो दिखाया जाता है। इस तरह से रेजोनेंस किया जाता है। Bonded with carbon atom of benzene ring और aromatic species। इस तरह से ये डायरेक्शन ऑफ एरो में ये सब छोटी छोटी बातें जिसको हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। कुछ हम लोग रेजोनेंस करते हैं, जैसे यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, इसमें हम लोग को रेजोनेंस कराना है। तो यहाँ पे डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पाई इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी एंटी क्लॉक या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हुए यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट शो कर सकते हैं। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन मूव किया, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आ गया और इस पोर्शन में डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। फिर इसको हम इस डायरेक्शन में मूव किए ऐसे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर इसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेगा और फिर तो इसमें हमको क्या करना था, ये जो रेजोनेंस हम लोग को दिया गया था इसमें हमारा मेन एम क्या है। मेन एम ये है कि ये जो पाई बॉन्ड है इसका पोजीशन चेंज कर देना है। तो ये पाई बॉन्ड अभी यहाँ है, फिर यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है। ये ट्रायंगल शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसमें तीन ही साइड है, 1 2 3। इस तीनों पोजीशन पे पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड कर देना है और मेरा रेजोनेंस कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे ये सब जो भी स्ट्रक्चर मिला है ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है या कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। अब जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये स्पीसीज है, यहां पे ये एग्जांपल है CO3 2-। इसमें हम रेजोनेंस करना चाहते हैं, तो अभी पाई बॉन्ड यहाँ पे है, फिर पाई बॉन्ड यहाँ पे लाएंगे, फिर पाई बॉन्ड यहाँ पे लाएंगे। इस तरह से पूरे मॉलिक्यूल में पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो जाएगा और हमारा रेजोनेंस कंप्लीट हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, इसलिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, इसको इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है।
इसलिए ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। अभी मेरा पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ मूव कर गया, और फिर जहाँ पे पाई बॉन्ड रहते हैं वहीं से रिजोनेंस वैसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इधर से नेगेटिव चार्ज ये मूव करेगा। तो 1 2 3 डिफरेंट पोजिशन था। पहले ऊपर साइड में पाई बॉन्ड यहाँ पे है, अभी राइट साइड में है, अभी लेफ्ट साइड में, रिजोनेंस कंप्लीट हुआ। फिर अगर हम चाहे तो एक स्टेप बना सकते हैं, ये पहला स्ट्रक्चर हम लोग को मिल जाएगा। और ये रिजोनेंस कंप्लीट हो। इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूल के अंदर रिजोनेंस कर सकते हैं। तो आज हम लोग मॉलिक्यूल के पेरिटी के बारे में, कहाँ पे रिजोनेंस करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए पाई बॉन्ड के अपीयरेंस के कारण, और फिर मॉलिक्यूल में अगर हमको पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करना है तो किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, हमको कैसे रिजोनेंस कराना चाहिए, वो सब छोटी छोटी बातें हम लोग देख रहे थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे रिजोनेंस करते समय जितना भी स्ट्रक्चर मिलता है वो सारे स्ट्रक्चर को हम लोग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या केमिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसे तो इनका एनर्जी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है, लेकिन इसका जो स्टेबिलिटी है वो एक दूसरे से डिफर भी कर सकता है और इक्विवेलेंट भी हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो स्टेबिलिटी ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर का स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग रिजोनेंस एनर्जी देखेंगे।